नौकरी ना होने के कारण मेरे पिताजी को सड़क पे काम करना पड़ता था। तो बांस को घेर के प्लास्टिक के साथ घेर के एक होटल की शुरुआत की थी। मम्मी बताती हैं कि जो बिक्री हुआ था वो 35 रुपया का हुआ था। इस यूट्यूब चैनल में सच में मैंने अपना खून भी बहाया है और पसीना भी बहाया है। मेरे पिताजी जो है वो क्लास 11th में मैं था और उनके दोनों किडनी फेल हो जाती हैं। 2 साल के इलाज के बाद मेरे पापा का 2012 में डेथ हो जाता है। मैंने शुरुआत ही अपने फ़ोन से की है और अभी भी मैं अपने फ़ोन से ही वीडियो बना सकता हूँ। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है नीतीश कुमार और आज मैं IDTV इंद्रधनुष के इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और अपनी जर्नी बताने का मौका मिल रहा है। मेरा जन्म जो है वो गुमला ज़िला में हुआ था और शुरुआत में जो हमारी पारिवारिक स्थिति थी वो बहुत ही ख़राब थी। मेरे माता पिता को बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी जो है उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है पर उनके पास नौकरी कुछ नहीं थी और नौकरी ना होने के कारण मेरे पिताजी को सड़क पे काम करना पड़ता था। सड़क के जो काम चलता है उस पर वो मजदूरी करते थे और इस तरीके से हमारा घर चलता था। और उसके बाद मेरे पिताजी ने कई पान गुमटी जो होता है, छोटे छोटे पान के जो दुकान होते हैं, उस पे वो काम करते थे। वहाँ पे उनको कुछ दिनों के लिए रखा जाता था और जो पैसे होते थे उससे हमारा घर चलता था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा जो बचपन है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण स्थिति में गुजरा है। मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत किया है। उन्होंने शुरुआती दिनों में एक होटल खोलने की सोची और वो होटल भी नहीं था। 2 पेड़ के नीचे उन्होंने बांस को घेर के प्लास्टिक के साथ घेर के एक होटल की शुरुआत की थी। और सबसे पहला दिन जो हमारा मम्मी बताती हैं कि जो बिक्री हुआ था वो 35 रुपया का हुआ था। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे घर की स्थिति किस तरीके से थी। जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल जाने लगा था तो मेरे साथ था कि मैं बचपन में ही पढ़ाई में मेरी बहुत रुचि हुआ करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था स्कूल जाना, पढ़ना और मेरा स्कूल में जो परफॉर्मेंस रहता था वो भी बहुत अच्छा रहता था। मुझे याद है जब मैं क्लास 1 में था, 2 में, 3 में, तो मैं कभी फर्स्ट तो नहीं आता था लेकिन मेरा रैंक बहुत अच्छा रहता था। मैं क्लास में 4th आ गया, 5th आ गया, इस तरीके से रैंक बहुत अच्छा रहता था। एक बार की बात है, जब मैं क्लास 4th में था तो मुझे एक बीमारी हो गई थी। उस बीमारी में हुआ क्या था कि मेरे घुटनों पे दर्द होने लगा था और उस दर्द की वजह से मैं स्कूल नहीं जाने लगा था। 1 महीने के बाद मैं स्कूल गया। स्कूल में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाई है वो बहुत आगे निकल चुका था। तो स्कूल में मैं दूसरे अपने मित्र के जो भी दोस्त थे उनके कॉपी देख रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। और जस्ट मैं 4th क्लास में गया ही था तो मुझे लगा कि इस बार तो मैं फेल हो जाऊंगा, कोई उपाय नहीं है। फिर मैंने सोचा कि जो भी है मैं खुद से मेहनत करता हूँ, खुद से नोट्स बनाता हूँ, खुद से पढ़ाई करता हूँ और मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। पहली बार मतलब कि एग्ज़ाम हुआ और क्लास में मैं फर्स्ट आया। तो वो बहुत ही एक मेरे लिए मोटिवेशन का चीज़ था कि अगर हम खुद से किसी चीज़ को चाह ले करना तो वो ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद क्लास 4th, 5th, 6th जब भी मैं स्कूल में रहा मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। हमेशा मैं क्लास में फ़र्स्ट आता था। जब मैं क्लास 10th में था तब मुझे याद है मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। और हमारे परिवार की स्थिति भी जो है वो काफ़ी हद तक ठीक होने लगी। हमारा जो होटल है काफ़ी अच्छे से चलने लगा। लगभग लाइफ में लग रहा था सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इस तरीके से हमारे परिवार की स्थिति सुधर चुकी थी। मैं 10th के बाद रांची आया। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ 11th क्लास में। लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ में कभी भी स्थिति एक समान नहीं होती है, आपको हर तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे पिताजी जो हमारे घर के गार्जियन थे, हमारे घर में मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे बड़ी मेरी दीदी हैं, मेरे भाई हैं और उसके बाद मैं हूँ। तो मेरे पिताजी जो है वो क्लास 11th में मैं था और उनके दोनों किडनी फेल हो जाती हैं और उसके वजह से हमारे परिवार की स्थिति एक बार फिर से बहुत प्रॉब्लम में आ जाती है, बहुत परेशानी होने लगती है। उनकी दोनों किडनी फेल हो जाती है। हम लोगों ने बहुत पैसा खर्च किया, हर जगह उनका इलाज हुआ। लेकिन 2 साल के इलाज के बाद मेरे पापा का 2012 में डेथ हो जाता है। और उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। मेरे भाई मेरे से
2 साल ही बड़े थे, तो सारी जिम्मेवारी जो है मेरे भाई के कंधे पे आ जाती है और उन्होंने पूरे परिवार को संभाला। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, किसी तरह उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मुझसे कहा गया कि तुम्हें जितना पढ़ना है वो पढ़ाई आप कंप्लीट करो, जो करना है वो करो, पर अपने पैरों पे खड़े हो। तो फिर मेरे भाई ने ही मेरे पढ़ाई पूरी कराई, फिर मेरी दीदी की शादी हुई और इस तरीके से मेरे भाई ने एक बड़े भाई के साथ एक पिता का भी जो कहते हैं फ़र्ज़ अदा करना, वो बहुत अच्छे से किया। और मुझे भी था कि मेरे भाई मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, खुद अपने आपको सेक्रीफाइस करके मेरी पढ़ाई पूरी करा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पहले तो अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा, उसके बाद अपने परिवार के लिए कुछ ज़रूर करूँगा। फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 2 साल के लिए मैं BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने B.Ed सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया। तो सबसे पहले मुझे ये था कि अपने आप को सिक्योर करना है, अपने आप को इतना मजबूत कर लेना है कि किसी भी तरह मैं कुछ हासिल कर सकूँ। उसके बाद B.Ed ख़त्म होने के बाद ही लॉकडाउन आ चुका था और लॉकडाउन के समय मैंने सोचा कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं हमेशा क्रिएटिविटी करना मुझे बहुत पसंद है। अलग अलग चीज़ों पे कुछ करना अच्छा लगता है। मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, मैं डांसिंग करता हूँ, तो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना अच्छा लगता है। तो लॉकडाउन का समय था जब मैंने सोचा कि घर बैठे कुछ ना कुछ करते हैं। उसी समय मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि यूट्यूब से मुझे पैसे कमाने हैं या यूट्यूब से पैसे आते भी हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। बस मुझे लगा कि चलो घर से हमेशा से देखते आए हैं, घर का होटल रहा है, खान पान से जुड़े हैं, तो कुछ खाने पीने को लेके करते हैं। तो इसमें मेरा इंटरेस्ट भी था, तो मैंने चैनल शुरू किया और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सबको मैंने सेंड करना शुरू किया। सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, काफ़ी लोग बहुत अच्छे से उसको मोटिवेट करते थे कि हाँ आप जो कर रहे हो सही है। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे खुद मेरे परिवार से मिलने लगा। मेरे फैमिली में शुरू से ही मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट मिला है और हमेशा बोला गया है कि आप जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप वो चीज़ करो। मैंने यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया। शुरुआत में बस इतना था कि हमें 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं ताकि हम किसी को बता सके कि हाँ हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हैं। पर ये जो 1000 तक का सफ़र था इतना आसान नहीं था, और ख़ास करके फूड ब्लॉगिंग, क्योंकि आप रांची में फूड ब्लॉगिंग करना या यूट्यूब करना लोगों के लिए नया था। जब हम लोग फ़ोन लेके निकलते थे मार्केट में किसी ठेला के सामने या रोड पे कहीं स्ट्रीट फूड का कवर करते थे तो काफ़ी लोग मजाक उड़ाते थे, बोलते थे देखो फूड ब्लॉगर आ गए हैं, देखो यूट्यूबर बन रहा है। तो हंसते थे लोग, मजाक उड़ाते थे, कोई घूरते थे, 4-5 लोगों का ग्रुप जा रहा होता था तो एक दूसरे को देख के हमारा मजाक उड़ाया जाता था। पर हम लोग इतने फोकस थे कि हम लोग वीडियो बनाने के लिए निकले हैं और हमें वीडियो बनाना है, तो लोगों का देखना हंसना हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि रेस्टोरेंट में जाते थे, जो पॉकेट मनी होता था उसी से खाते थे। एक बार हमको याद है कि हम लोग गए हुए थे एक जगह पे, मैं नाम नहीं लूँगा, तो बहुत सारे लोग हैं ना जो इस चीज़ को भी उतना समझते नहीं है कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं या फूड ब्लॉगिंग है क्या, वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो कई बार हमें इस तरीके का भी फेस करना पड़ा है कि हम लोग गए हो, उनसे इस चीज़ के बारे में कहा हो कि हम लोग करना चाहते हो, तो हमें एकदम भगा दिया गया हो कि नहीं 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 आप लोग जाइए जाइए, यहाँ नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें स्पेशली इनवाइट किया जाता है कि आप आइए हमारे पास। तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदल रही है, लोगों को शुरुआत में जानकारी नहीं थी, अब लोगों को जानकारी भी है कि एक्चुअली ये करते क्या है, इससे बेनिफिट क्या होगा, या उन्हीं के लिए ये चीज़ किया जा रहा है। तो रांची जैसे शहर में ये नई चीज़ है और कोई भी नया चीज़ जब आता है तो शुरुआत में उसको दिक्कत तो झेलना ही पड़ता है, पर हाँ बाद में जब लोग समझ जाते हैं तो उतना ही प्यार भी देते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं। अभी ऐसा है कि रांची में हम लोग, अभी हमारे चैनल पे 340 से ज़्यादा वीडियो हैं और उसमें से मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ 100 से ज़्यादा रेस्टोरेंट रिजॉर्ट होंगे। तो अगर आप कोई भी लोग हैं जो रांची में रहते हैं और खाने के बारे में तलाश कर रहे हैं, आप किसी भी रेस्टोरेंट के बारे में सर्च कीजिएगा, आपको सबसे पहले हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले आपको दिखेंगी। और स्ट्रीट फूड हो या रेस्टोरेंट हो या रिजॉर्ट हो, हर तरीके के चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। अभी रांची ही कर रहे हैं और रांची के साथ साथ रांची के आसपास के जगहों को भी हम लोग कवर कर रहे हैं। मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था कि YouTube से अर्निंग भी होती है, पर जब मेरे अकाउंट में खुद YouTube से पैसा आया तब मुझे लगा कि नहीं, YouTube से अर्निंग हो सकती है और अगर आप मेहनत करोगे तो YouTube से अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो चुका था और मुझे याद है कि
मेरे एक दोस्त था, क्योंकि मेरे जैसे मैंने बताया कि मेरे पास कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं थे। मेरे पास ना तो कोई अच्छा कैमरा था, ना मेरे पास रिंग लाइट था, ना माइक था, ना ही कुछ था। मेरे पास था सिर्फ एक मेरा छोटा सा फ़ोन जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था। तो मेरा एक दोस्त था जिसके पास पे कैमरा था और वो भी यूट्यूब वीडियोस बनाते थे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर हम लोग चाहे तो हम लोग साथ में वीडियोस बना सकते हैं। तो जब उनका शूट होता था तो मैं उनके साथ जाता था, उनकी मदद करता था, और जब मुझे कहीं शूट करना होता था तो वो अपना कैमरा लेके आते थे। तो इस तरीके से हम लोग साथ में दोनों वीडियोस बनाने लगे और हम लोग दोनों वीडियोस डालने लगे। पर मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, हमारे चैनल पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। और जब वो अपने चैनल पे वीडियोस बना रहे थे तो उतना अच्छे वीडियोस नहीं चल रहे थे उनके। पर कहीं ना कहीं उनको इस बात से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि मैं उनके कैमरा लेके अपने चैनल पे बना रहा हूँ और मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो एक दिन मुझे याद है, मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो मेरी मदद नहीं करेंगे। पर इस बात से मुझे बहुत थोड़ा इमोशनली मैं इमोशनल इंसान भी हूँ। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि कोई मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। तो मैंने खुद पे भरोसा रखा। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैंने शुरुआत ही अपने फ़ोन से की है और अभी भी मैं अपने फ़ोन से ही वीडियो बना सकता हूँ। मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैं चला गया। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मेरे आंखों में आंसू थे। हमें शूट करने के लिए उस समय रांची से थोड़ा सा बाहर जाना था। मैं स्कूटी चला रहा था और बहुत तेज़ स्कूटी चला रहा था, और अचानक होता क्या है कि एक टर्निंग आ जाता है और उसके बाद मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है और मेरा वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। और बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। मेरा पूरा चेहरा छिल चुका था, पूरे मेरे चेहरे से खून निकल रहा था। वहाँ पे मैं बेहोश हो गया था, मेरा स्कूटी कहीं दूर में जाके गिर गया था, मेरा पूरा कपड़ा फट गया था। और कहते हैं ना कि इस YouTube चैनल में सच में मैंने अपना खून भी बहाया है और पसीना भी बहाया है, बहुत मेहनत करी है, तब जाके आज हमारे चैनल पे इतने अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। तो हम लोगों ने उसके बाद बहुत मेहनत किया और हमारे चैनल पे कुछ दिनों के बाद ही बहुत तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। और मुझे याद है कि एक झारखंडी खाने का वीडियो मैंने बनाया था, जो वीडियो की बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा, लाखों व्यूज़ उस पर आने लगे। और उसके बाद हमारा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो करने लगा। और उसके बाद वो फ्रेंड भी इस चीज़ को रियलाइज़ किए कि उनके सपोर्ट के बिना भी हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर वो वापस भी आए थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ देते हैं उनको हमेशा याद रखना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो उस वक्त बहुत साथ भी दिए। तो मैं उन सारे दोस्तों का सच में बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अब हमारे चैनल पे ऐसा सिचुएशन है कि हम लोगों ने लाखों सब्सक्राइबर कर लिए हैं। हमारे चैनल पे अभी हमें सिल्वर प्ले बटन भी मिल चुका है। और हमारे चैनल पे अभी बहुत सारे दूसरे देश के भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा झारखंडी खाने को दिखाते हैं, झारखंडी पकवान को दिखाते हैं। तो हमारे चैनल पे अभी एक विदेशी मेहमान है जो कि जर्मनी से हैं, वो आए थे। एक महिला है जो कि इंग्लैंड से है, वो आई थी। फिर एक बेल्जियम से हैं, स्वीडन से हैं। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि अपने झारखंडी संस्कृति को भी लोगों तक पहुंचाएं। और हम अपने चैनल पे केवल खाना ही नहीं बल्कि झारखंड के कल्चर, झारखंड की भाषा, यहाँ के जो भी संस्कृति है, उन सारे चीज़ों को प्रमोट करते हैं और उन सारे चीज़ों को अपने चैनल पे दिखाते हैं। जो मेरे पिताजी थे वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे। उनके हाथ का खाना खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने शुरुआत किया था अपना होटल का 1990 में, मेरे जन्म से पहले ही। तो 1990 का होटल था और मेरे पिताजी के हाथ का बना खाना खाने के लिए वहाँ पे दूर दूर से लोग आते थे। मतलब कि वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे। शुरुआत में मेरी माँ तो होटल में नहीं आती थी, लेकिन जो कहते हैं ना परिस्थिति जो है वो उनको ले आया था। कोई भेदभाव नहीं रखा हूँ अपने चैनल पे कि हाँ मुझे रेडिशन जैसे 5 स्टार होटल को ही कवर करना है या फिर कोई नीचे जो है झोपड़ी उनको कवर करना है। मैंने सब चीज़ को अपने चैनल पे दिखाया है। और मुझे जब भी मैं उस तरीके के होटल या जगह पे जाता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है, क्योंकि मैंने अपना होश ही संभाला है उस होटल पे। और मैं भी वहीं पे घूमता रहता था। मम्मी बताती है कि हम लोग तो काम करते रहते थे, तुम लोग थे कि उस होटल में इधर उधर घूम रहे हो, कुछ कुछ कर रहे हो। तो पूरा बचपन भी वहीं से गुजरा है, वही होश संभाला है। तो यादें अभी भी पूरी तरीके से ताज़ा है कि किस तरीके से छोटा सा एक होटल हुआ था। मैं उन सब चीज़ों को कभी भूल नहीं सकता हूँ।
सबसे पहले मैंने कहा कि कुछ मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने सबसे शुरू मैंने एक झारखंडी जिसको हम लोग बोलते हैं खपड़ा रोटी, तो वो मैंने बनाया है। और हम लोग अलग अलग चीज़ों को बनाते थे, जैसे खपड़ा रोटी, पीठा रोटी, इन सब चीज़ों को। मुझे स्पेशली अगर मैं अपने पसंदीदा खाने की बात करूँ तो मुझे झारखंडी खाना बहुत अच्छा लगता है। धुसका, छिलका, मड़ुआ रोटी, ये सब मेरे बहुत फेवरेट फूड है। मैं बहुत पसंद करता हूँ अपने झारखंड के खाने को। मतलब मुझे लग रहा था कि चलो मज़ा आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, मेरी पढ़ाई भी चल रही थी उस वक्त, और मैंने सोचा कि चलो करते हैं, मतलब देखते हैं अगर क्या होता है। बस टारगेट वो था, मतलब कि बहुत ज़्यादा मैंने उस चीज़ को नहीं देखा कि मुझे पैसे ही कमाने हैं या व्यूज़ ही चाहिए। व्यूज़ नहीं भी आते थे तो निराशा नहीं होती थी, तो इसलिए वो समस्या नहीं लग रही थी उस वक्त। लग रहा था कि जो है, जैसी क्वालिटी है ठीक है ना, मतलब ये तो एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं काम किया। सीरियस जब तब हुआ जब लोगों ने वो रेस्पॉन्ड देने लगे। मुझे लोगों ने ही सिखाया है यूट्यूब बनाना, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं जब रेस्टोरेंट पे जाता था, खुद पहला 2-3 वीडियो में खा के वापस आ गया। लोगों ने बताया कि आप कहाँ जा रहे हो, वो एड्रेस बताइए, आप जो खाएं उसका नाम बताइए, आपने जो खाया उसका प्राइस क्या था, कितने में खाया वो बताइए। तो इस तरीके से मुझे बाकी अपने व्यूअर से ही सीखने को मिला है, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। मुझे लगता है अभी भी मेरे में बहुत कमी है, उन सब चीज़ों को मैं काम कर रहा हूँ, उन सब चीज़ों पे सुधार लाना है, और आगे जाके मैं अपने आप को और निखारूंगा, मुझे ऐसा लगता है। वही मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने, अगर आप स्कूल में हैं, स्कूल में भी अभी बहुत सारे लोग हैं 9-10 क्लास में हैं और यूट्यूब शुरू कर दे रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि ठीक है आप शुरू कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई को छोड़ के यूट्यूब करना मुझे सही नहीं लगता है। पहले पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मुझे लगता है अगर मैं स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता या कॉलेज पे अच्छी पढ़ाई नहीं होती, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि यूट्यूब बनाने के लिए आपको बहुत सारे स्किल्स चाहिए। आपको एक बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन, आपका स्पीकिंग स्किल्स, आपको थोड़ी सी एडिटिंग आनी चाहिए, ठीक है, आपको वीडियोग्राफी आनी चाहिए। आप खुद अकेले एक टीम होते हो, तो सब कुछ आप ही को करना पड़ता है। शुरुआत में कोई टीम नहीं होती है, कोई लोग नहीं होते हैं। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो मतलब इंडिविजुअली, तो आपको तो टैलेंट होना चाहिए। तो टैलेंट बहुत ज़रूरी है, और टैलेंट को निखारने के लिए अपनी शिक्षा को बहुत पूरी तरीके से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इसमें फील्ड में आइए। और साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ इसको भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे रखिए। नहीं, मुझे जैसे कि लगता है कि अगर शादी हो जाती है मेरी और उसके बाद जब खाने की बात होगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाना केवल वही बनाएंगी। मैं बहुत इस चीज़ को लेके खुले विचार वाला हूँ कि नहीं, अगर किसी घर है तो दोनों ही साथ में इक्वली काम कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों पे ऐसा कुछ नहीं है। घर का खाना तो घर का खाना होता है, तो ऐसे कुछ बात नहीं है। मुझे लगता है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत प्यार देते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो हमसे मिलना चाहते हैं, और उन्हीं के वजह से आज हमारा चैनल इतना ग्रो किया है। आज जब भी मैं निकलता हूँ तो अक्सर मुझे लगता है 5-6 लोग हमेशा मिल जाते हैं जो हमें पहचानते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं, और वो लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, और उनकी वजह से हमें बहुत मोटिवेशन मिला है। क्योंकि शुरुआत में मैंने जो शुरुआत की थी वो मैंने ऐसे ही की थी, मेरा कोई ये नहीं था, पर अब लोगों का प्यार और लोगों का साथ इतना है कि मुझे लगता है कि इसको लेके मैं बहुत सीरियस हो चुका हूँ, और आगे जाके मैं इस पर ऐसा लग रहा है कि मैं और भी ज़्यादा कुछ करूँगा अपने व्यूअर्स के लिए, उनको अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हमारे YouTube जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। हर बार हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ा है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता है जितना ये लगता है। तो कहते हैं ना, लेकिन किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत शिद्दत से चाहो और बहुत डेडिकेशन के साथ काम करो तो आपको उसमें ज़रूर सफलता मिलती है। और आज के तारीख में मुझे लगता है बहुत सारी प्रेरणा मिली है मुझे बाकी लोगों से। मैं बहुत सारी चीज़ें अभी भी सीख रहा हूँ और अपने चैनल को ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस मुझे आप लोगों का साथ और प्यार ऐसे ही चाहिए, ताकि हम अपने चैनल पे बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लोगों को दिखाते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस कहानी से कुछ प्रेरणा मिली होगी, और अभी मैं खुद भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और अंत में मैं IDTV इंद्रधनुष का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे ये एक प्लेटफॉर्म दिया और अपनी कहानी आप लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया। धन्यवाद।